हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ओम्स लॉ का यहां पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का भी नाम था ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है, ठीक है। तो उसको आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, उसके पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं। होता क्या है कि बेसिक्स चीजें हैं और ये कई बार आप मिस कर जाते हो या दिमाग से उतर जाती है आपकी। अब ये कहूंगा तो बेइज्जती फील होगी ना कि तुम लोग बोलते हो तो यार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक सधा हुआ लैंग्वेज जो सही भी होता है और बुरा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा मिस कर जाते हो या उतना याद नहीं रहता, जबकि सही बात यह है कि तुम लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम आते हैं और इसमें कुछ कुछ चीजें बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को जी से डिनोट करते हैं। काम क्या होता है इसका? तो गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन भी बता देता है। डिटेक्ट तो कर ही देता है कि भाई चलो यहाँ पे करंट है, चाहे जैसे भी, डायरेक्शन तो बता ही देता है। इसके अलावा आप यहीं पर रुक जाते हो। याद रखिएगा, फीवेल या स्मॉल करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर भी करता है। ये गैल्वेनोमीटर का दो तीन काम है, डिटेक्ट करना, डायरेक्शन बताना और साथ ही साथ स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है। कोई भी गैल्वेनोमीटर हो, इसका ये काम होता है, ठीक है। सेकंड, हम जो बात करते हैं एमीटर। एमीटर एमीटर क्या होता है? तो एमीटर जो होता है ये करंट को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड को, कितनी करंट आ रही है, डायरेक्शन नहीं बताता। देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ना, वो यहां होता है जीरो पर, बीच में। लेकिन एमीटर, या इसके बाद हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की, तो इसके अगर हम पॉइंटर को देखें तो ये जो पॉइंटर होता है वो एक साइड में होता है, एक तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता, ठीक है। ये होता है वोल्ट मीटर या मीटर। तो वही आपसे हम बताने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। एमीटर, एमीटर का काम क्या है कि एमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताता है कि कितनी करंट जा रही है सर्किट में, ठीक है। ये एमीटर बताता है। और एमीटर जो है डायरेक्शन नहीं बताता, मैं पहले आपको बताऊं। और एमीटर हमेशा जो भी रजिस्टर लगा होता है, जो भी रजिस्टर लगा होता है, इस रजिस्टर के साथ एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर है? एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमेशा। और अगर एमीटर जितना अच्छा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बेटर एक्यूरेसी के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि ओम्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें सर्किट में हमें बनाएंगे, तो आप कहोगे सर ने क्या बना दिया, तो थोड़ा सा आप समझ लो। अगर पहले से पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां दूर कर लो। एमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगता है? सीरीज में। बेटर एक्यूरेसी के लिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये जो ए होता है वो कैसे होता है, हमेशा कैसे कनेक्ट होता है एमीटर? ये कनेक्ट होता है सीरीज में, पहली चीज यहां पे। दूसरा,
बेटर एक्यूरेसी के लिए इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आइडियल है तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, किस तरह से होगा, ये हम कन्वर्जन जब पढ़ेंगे ना, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब, तो उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इतना क्लियर अभी आपको बता दें तो क्लियर है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है और स्मॉल करंट को मेजर करता है। ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। भाई करंट मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंस, वो है रेजिस्टेंस है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। ठीक है, एमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बताता है। कनेक्शन इसका कैसे होता है, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में होता है, ये जो होता है हमेशा सीरीज में होता है। इसकी एक्यूरेसी बेटर कब होगी, जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। और अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। वोल्ट मीटर ये कहता है यार हम तो एमीटर के उल्टे हैं। अब आप कहोगे उल्टे कैसे हैं, तो देखो एमीटर लगता है सीरीज में, तो ये जो वोल्ट मीटर भाई साहब हैं ये हमेशा लगते हैं कैसे, पैरेलल में। ये जो वोल्ट मीटर है ना ये हमेशा पैरेलल में लगता है। हो गया उल्टा, सबसे पहले तो यही हो गया, ये सीरीज और ये वोल्ट मीटर पैरेलल। ठीक है, बेटर एक्यूरेसी के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का मैक्सिमम। ठीक है, और आइडियल अगर एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, होता है ना कि अपोजिशन में लोग होते हैं ना, तो एक तरह से एमीटर और वोल्ट मीटर को अगर पॉलिटिकल पार्टी में भेजा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फिजिकल कंडीशन, पहले तो थोड़ा सा ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम हम बता दें आपको। सबसे पहले एक रजिस्टर लिया इन्होंने ओम्स ने, एक रजिस्टर लिया, इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया इन्होंने वोल्ट मीटर, ये, और इसके साथ सीरीज में लगा दिया एमीटर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दिया एमीटर, और यहां कनेक्ट कर दिया इसको इन्होंने रियोस्टेट के साथ, और ये लगा दिया इन्होंने स्विच या की। रियोस्टेट से इन्होंने क्या किया कि बैटरी है, मान लो कोई, इसका ईएमएफ ई है, अब इन्होंने क्या किया कि इसको धीरे धीरे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज किया। तो चेंज किया तो मान लीजिए कि एमीटर का पॉइंटर है, तो जब चेंज कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहां वोल्ट मीटर का पॉइंटर ये भी ऊपर जा रहा है। बात आई समझ में, धीरे धीरे जब इसको रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते हैं तो एमीटर का पॉइंटर धीरे धीरे ऊपर चलता गया और वोल्ट मीटर का भी धीरे धीरे ऊपर चलता गया। ऐसा नहीं है कि एमीटर का जा रहा है तो वोल्ट मीटर रुक गया, या यहां से वोल्ट मीटर का जा रहा है तो एमीटर का रुक गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमीटर का भी ऊपर जा रहा था और वोल्ट मीटर का भी ऊपर जा रहा था पॉइंटर, दोनों पॉइंटर ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो जब ये देखा ओम्स ने तो इन्होंने क्या किया कि वोल्ट मीटर के लिए V और एमीटर के लिए I, जो इसमें करंट जा रही है I, तो एक Y और X एक्सिस पर V और I को रखा और ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ क्या आया, स्ट्रेट लाइन।
जैसा कि हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, अगर x और y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। ठीक है, अब अगर x और y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो v और i का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इसमें क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लॉजिक समझो, जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और x और y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने किया था, अगर E और R का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो हमने क्या बोला था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यही बोला था। अगर X और Y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या बोलते हैं, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, होता है ना। S और T का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम कहते हैं S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यार अगर ओम्स ने एमीटर और वोल्ट मीटर से इसको चेंज किया तो एमीटर की रीडिंग आगे बढ़ी, उसी हिसाब से वोल्ट मीटर की बढ़ी, और इन्होंने V और I का जो ग्राफ लिया वो भी स्ट्रेट लाइन आया, तो नहीं बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स ने देखा। तो ओम्स के अकॉर्डिंग यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लेकिन रुकिए, एक बात और आपको साथ में जो मुझे बताना है, ये तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैंने बताया, लेकिन ओम्स ने क्या कहा था कि सबसे पहली इनकी कंडीशन थी ओम्स की, इफ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट। अब आप कहोगे फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन होता है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, अगर ये कांस्टेंट है। ओम्स के लिए सबसे पहली कंडीशन यही थी कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ये कहा था ओम। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, फिजिकल कंडीशन मींस लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा कि इसके लिए ओम्स ने क्या किया था कि V और I का एक्सिस ड्रॉ किया। सबसे पहले स्विच को ओपन रखा तो एमीटर भी 0 पर था और वोल्ट मीटर भी 0 पे था, दोनों के दोनों यहां 0 पर थे ओरिजिन पे। फिर इन्होंने की को क्लोज किया तो ये एमीटर कुछ रीडिंग दिया और वोल्ट मीटर दिया, तो इन्होंने V और I के बीच एक यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया, पॉइंट ड्रॉ किया, सॉरी, A का कुछ पॉइंट था, B का था। फिर इन्होंने यहां से रियोस्टेट को चेंज किया, फिर पॉइंटर थोड़ा सा और ऊपर गया, इसका भी पॉइंटर गया, इन्होंने एक दूसरा पॉइंट लिया, फिर कुछ देर रुक गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं या एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट उसमें हम एक रीडिंग के बाद दूसरे रीडिंग के बीच में थोड़ी देर तक रुक जाते हैं, एक रीडिंग से दूसरे रीडिंग के बीच में थोड़ी देर तक रुक जाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, फिर कुछ देर रुक गए, फिर इन्होंने थोड़ा सा और इसको चेंज किया, फिर पॉइंटर थोड़ा और ऊपर गया और ये भी का ही पॉइंटर गया, और जब इन्होंने इसको ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन आया। तो मैंने बताया ना, एक्स और वाई के बीच अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो V और I के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ का एक तरह से मोटा मोटी जो ओम्स ने बोला था वो है। ठीक है, फिर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है जो हम यहां बताने वाले हैं आपको। तो ओम्स के अकॉर्डिंग अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन इन द सेंस मैं रिपीट कर दूं, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब होता क्या है आपको भी पता है कि इस
प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि होता है आर। आर यहां पे क्या है? कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी आर जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन कब होगा? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा तभी आर कांस्टेंट होगा। अच्छा, आर के कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि V अपान आई जो होगा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओम्स के अकॉर्डिंग ये चीज भी हो गया। फिर इसी में बात आती है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी उसका बनाया था कि कई बार पूछते हैं कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर करेक्ट डेफिनेशन है ओम्स लॉ की? तो आपका आंसर होगा नो, V इक्वल टू आई आर इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल तभी होता है जब ये हो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो फिर V इक्वल टू आई आर हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कैसे हो गई ओम्स लॉ की डेफिनेशन? ठीक है, तो क्लियर रहेगा आपको कि V इक्वल टू आई आर इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ चीजों का यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लें। ओम्स लॉ में पूछते हैं ये कि ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं? तो जो भी ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे जिसमें कि V और I के बीच का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। V और I के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है यानी ये ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल जितने भी मेटल होते हैं सब के सब ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, तो ओमिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन फॉर ओमिक कंडक्टर। अगर ओमिक कंडक्टर है तो V और I के बीच का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब बात है अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो फिर ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर जो होते हैं वो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, जैसा भी होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता। चाहे जैसा भी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको हम कहते हैं यहां पे नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ, नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। The graph between V and I for ohmic conductor is straight line and the graph between V and I is non-linear or curve for non-ohmic conductor. Example of the Ohm's law, all types of metal. Examples of non-ohmic conductor, diode. टार्च का जो बल्ब होता है ना, ये भी non-ohmic कंडक्टर है। ठीक है, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर, जितने भी डिवाइसेज होते हैं सब के सब, ट्रांजिस्टर, ये सब non-ohmic कंडक्टर है। ये ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी इनके बीच V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि चलो भाई V और I का ग्राफ है, तो इस V और I के ग्राफ से हमें मिलता क्या है? तो ज्यादातर आपने यही सुना होगा आज तक कि V और I का जो ग्राफ है उससे हमें क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। V और I के ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मैंने 11th क्लास में एक वीडियो बनाया है ग्राफ से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, आप वहां देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, जो मोशन इन अ प्लेन वाला पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन, उसमें एक ग्राफ मैंने वीडियो बनाया इसके लिए। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं कि कोई भी ग्राफ होता है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कोई भी चीज को फाइंड करने के लिए। एक ऑप्शन ये होता है कि हम क्या फाइंड कर लें? स्लोप। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम फाइंड कर लें एरिया। स्लोप में हमारे पास होता है वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो भी पार्ट हो और एक्स एक्सिस का जो भी पार्ट हो। और जब एरिया फाइंड करते हैं तो ये होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। अब यहां पे देखो,
अगर यहाँ पे y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करते हो v अपॉन i, तो इससे आपको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में जो स्लोप आप निकालोगे मींस tan थीटा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इससे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप एरिया फाइंड करते हो ओम्स लॉ में, तो ये क्या होगा? v इंटू आई, और इससे आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पावर। यानी ये अगर लाइन है और एरिया अंडर द लाइन आप निकाल रहे हो v और i में, तो ये आता है इलेक्ट्रिक पावर, यहां से आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ है तो आपको केवल स्लोप की इंफॉर्मेशन ही देगा, हालांकि स्लोप के इंफॉर्मेशन में भी आपको कुछ चीजें केयरफुली देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप सीधे देखते और बस कर दिया, हो गया काम। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये देखिए। कुछ एक कॉमन मिस्टेक जो कि आप लोगों से हो जाती है, और ये बड़ी गलती साबित होती है कई बार आपके लिए। जैसे ओम्स लॉ का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ बनता है बहुत केयरफुली आपको इसको देखना पड़ता है कि यार ये ग्राफ कौन है, IV है या फिर ये जो ग्राफ है वो VI है। इसको देखना पड़ेगा आपको ग्राफ को, क्योंकि इसमें चीजें जस्ट रिवर्स हो जाती है एक दूसरे से। कैसे रिवर्स होती है आप देखिए। अगर आपके पास VI ग्राफ है तो आपने इसमें स्लोप फाइंड किया, जो कि आपको पता है क्या होता है? tan थीटा। तो अगर स्लोप फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन आई, जिससे कि हमें क्या मिलता है? r। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये देखते हो कि IV ग्राफ है, तो इसमें आपने अगर स्लोप फाइंड किया तो ये हो जाएगा I अपॉन v। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये I दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हो गया 1 अपॉन r। चीजें चेंज हो गई। हमेशा देखा करो कि ग्राफ कौन सा है, VI है कि IV है। ठीक है, अगर VI ग्राफ है तो स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन अगर यही IV ग्राफ है तो स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास सेम ग्राफ आ गया VI का, R1 R2 R3, और देखिए कैसे रिलेशन चेंज होता है। IV ग्राफ R1 R2 R3 ये आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर आप देखिए तो VI ग्राफ है, VI ग्राफ में स्लोप R के इक्वल होगा, मीन जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका ये बताइए? इसका। इससे कम स्लोप इनका, सबसे कम स्लोप इनका, मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। लेकिन IV ग्राफ में कंडीशन चेंज हो गई। IV ग्राफ में क्या हो गई? जो स्लोप है वो क्या होगा? 1 अपॉन r के इक्वल हो गया। स्लोप 1 अपॉन r के इक्वल हुआ। जब 1 अपॉन r के स्लोप इक्वल होगा तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका रेसिप्रोकल है ना, तो सबसे कम होगा। R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। तो ये कंडीशन चेंज होती है VI और IV ग्राफ में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि VI में कंडीशन अलग होती है, IV में कंडीशन अलग होती है। दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट क्या? रेसिप्रोकल है। डिफरेंट में तो खैर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, साफ साफ दिख रहा है दोनों के दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है। तो क्लियर है? आगे से आपको VI और IV ग्राफ के बीच में देखना है। अब थोड़ा सा वापस हम आते हैं ओम्स लॉ पर, कि ओम्स लॉ में कंडीशन क्या बनेगी, कैसे बनती है, नॉन ओमिक कंडक्टर का जो होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है। कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देख लें। तो काफी आसान मेथड है। अभी हमने बताया ना कि अगर VI ग्राफ है ओम्स लॉ में, तो इसमें हमारे पास ज्यादा कुछ इतना नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा कुछ देखें, काफी आसान होता है।
देखिए यहां पे सबसे पहले हमारे पास भी आई ग्राफ है ओम्स लॉ के लिए, ये V और I 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट O, एक पॉइंट ए, स्ट्रेट लाइन है, अगर थोड़ा बहुत तिरछा बन गया होगा तो कंसीडर करना उसको, ये नहीं कि कह दो अरे सर आपने तो यहां पर हल्का सा ओ बना दिया, ठीक है। अब भी आई ग्राफ है या आई वी ग्राफ हो, हमारा काम क्या होता है कि हमें स्लोप फाइंड करना होता है। देखो ग्राफ में तो दो ही लेते के ऑप्शन होते हैं, फिर इसके बाद उससे आगे आप चाहे कुछ भी निकालो, स्लोप वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, और दूसरा एरिया, एरिया अंडर द लाइन और कर्व जो भी आ रहा हो, ठीक है। तो यहां पे 3 पॉइंट्स हैं ओ ए बी, यहां पे एक हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा θ2, ये θ1 और ये θ3। स्लोप की डेफिनेशन मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। स्लोप की डेफिनेशन होती है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x है, ये y है, तो अगर लाइन ऐसे आ गई, एक्स एक्सिस से है ही नहीं, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगा, तो स्लोप की डेफिनेशन क्या हो गई, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो θ1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, θ2 इक्वल टू θ3। हम चाहें तो यहां tan ले सकते हैं, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3, और स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो θ1 कहां बना, पॉइंट ओ पर, तो स्लोप एट पॉइंट ओ, θ2 कहां बना, पॉइंट ए पर, स्लोप एट पॉइंट ए एंड स्लोप एट पॉइंट बी। तो पॉइंट ओ पर जो स्लोप बना, देखो भी आई ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस, यही आई भी होता तो 1/, रेजिस्टेंस होता, तो रेजिस्टेंस एट पॉइंट ओ इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी। देखिए ओम्स लॉ में स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलता है, मींस रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, जो भी होता है फिक्स होता है। तो ओमिक कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और भी और आई के बीच का जो ग्राफ होता है, जो तभी से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। ये ओमिक कंडक्टर के साथ है, ठीक है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर की अगर हम बात करें कि नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, तो देखिए जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, तो जब भी और आई का ग्राफ अगर ओम्स का स्ट्रेट लाइन है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर तो यही कहेगा कि भाई हमें नहीं स्ट्रेट में रहना, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर, जो कि डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जैसे हो गए, टार्च का बल्ब हो गया, ये नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो भी और आई का ये जो ग्राफ है, ये क्या आ गया, कर्व, भी और आई का जो ग्राफ है वो कर्व आ गया। तो ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यहां पे हमने मान लिया एंगल θ1। अब ये आपने क्या किया, कई लोग पूछ सकते हैं, तो देखो बेटा जहां स्ट्रेट लाइन है वहां तो सारी चीजें क्लियर है, लेकिन जहां कर्व होता है ना, जहां कर्व होता है वहां पे हमें किसी भी पॉइंट पे स्लोप या कुछ भी फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो रैंडमली हमने पॉइंट ओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 3 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। यहां पे ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये एंगल बना रहा है θ2, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये एंगल बना रहा है θ3। तो आप ध्यान से देखो तो θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। तो अगर ऐसा है तो tan θ1 भी क्या होगा, इज लेस देन tan θ2 इज लेस देन tan θ3। आप नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हो, इक्वल तो है ही नहीं, एक ही बात है, नॉट इक्वल भी लगा सकते हो। अगर इसमें दिक्कत है
ये तो हो ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ग्राफ और भी अगर स्नेक स्टाइल में भी चल रहा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं इक्वल लगाओ, इनइक्वलिटी भी लगा सकते हो, नॉट इक्वल भी लगा सकते हो। तो थीटा वन कहां पर है, पॉइंट ए ओ पर, तो जो स्लोप होगा कहां पे, ओ पर, इज नॉट इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए, इज नॉट इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी। तो स्लोप VI ग्राफ में क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एट पॉइंट ओ इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए, इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं इस चीज को कि नॉन ओमिक कंडक्टर में ये जो रेजिस्टेंस मिलता है इसका नाम है डायनामिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो क्लियर है, ओम्स लॉ होता है जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, ओम्स का ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। बी और आई के बीच का ग्राफ ओम्स लॉ के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वी और आई का ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है। ओमिक कंडक्टर के लिए हमें एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए हमें क्या मिलता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल हो गए सारे टाइप के जो मेटल्स हो गए। नॉन ओमिक कंडक्टर वो हैं जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रायोड, हमने बताया था जैसे आपको टार्च का बल्ब, ये सब चीजें क्या हो गए, सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेज भी हो गए, ये सब भी क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की प्रूविंग और अगली सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।